नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम झारखंड के आदिवासी के क्रम में जानेंगे परैया जनजाति के महत्वपूर्ण बातों को, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। परैया जनजाति ये झारखंड की एक आदिम जनजाति है। परैया जनजाति जो है वो झारखंड की आदिम जनजाति है और हमें ये मालूम है कि झारखंड में 8 आदिम जनजातियां पाई जाती हैं। उसी में से एक है परैया जनजाति। इसका जो निवास स्थल है वो मुख्य रूप से पलामू क्षेत्र है और इसके अलावा ये लातेहार, गढ़वा, रांची, हजारीबाग आदि जिलों में भी पाए जाते हैं। इसकी जो प्रजाति है वो है प्रोटो ऑस्ट्रोलायड। ये प्रोटो ऑस्ट्रोलायड प्रजाति से बिलोंग करती है। इनमें गोत्र प्रथा नहीं पाई जाती है। अन्य जनजातियों की तरह परैया जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं पाई जाती है। इनमें वधू मूल्य की प्रथा है और वधू मूल्य की प्रथा जो है, इनमें वधू मूल्य जो होता है इनका वो डाली कहलाता है। अलग अलग जनजातियों में वधू मूल्य अलग अलग नामों से जाना जाता है और जो परैया जनजाति है इसके वधू मूल्य का नाम डाली है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो परैया जनजाति में वधू मूल्य को क्या कहा जाता है, तो ये डाली कहलाता है। फिर क्या है, इनमें गोत्र की प्रथा तो नहीं देखी जाती है, लेकिन इनमें नातेदारी की प्रथा प्रचलित है और ये जो नातेदारी की प्रथा इनमें है वो हिंदुओं के समान है, यानी हिंदुओं से प्रभावित है इनकी नातेदारी की प्रथा। और इनमें बाल विवाह, विधवा विवाह तथा तलाक का भी प्रचलन देखा जाता है। परैया जनजाति में बाल विवाह, विधवा विवाह तथा तलाक भी होता है। अब है इनके आर्थिक आधार। अब हम जानेंगे इनके आर्थिक आधार क्या हैं। तो जो आर्थिक आधार है परैया जनजाति का वो जंगल है और जंगल है, इसकी वजह से इनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है। पहले जो परैया जनजाति थी पहाड़ियों में रहते थे और पहाड़ियों में ये स्थानांतरित कृषि करते थे, जिसे कि बियोड़ा या झूम कहा जाता था और ये वहां पे झूम कृषि या स्थानांतरित कृषि करते थे। फिर क्या हुआ कि जब जंगल कानून लागू हुआ तो उनके होने के बाद ये मजदूरी करने को विवश हो गए, यानी ये तो स्थानांतरित कृषि इनका पहले ही छूट गया और जब जंगल कानून लागू हो गया उसके बाद से ये इनका मजबूरी हो गया कि ये मजदूरी करें, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई चारा नहीं बचता है। इसकी वजह से जंगलों पे ये आधारित, इनका आर्थिक आधार जंगल इसलिए था क्योंकि ये जंगलों से मोम, गोंद, ला, मधु आदि वहां से एकत्रित करते थे और बाजारों में ले जाके बेचते थे और उसी से अपना जीवन यापन ये करते थे। इस वजह से जंगल ही इनका आर्थिक आधार रहा है। फिर है कि इनके जो झोपड़ी नुमा जो घर होते हैं वो झाला कहा जाता है। परैया जनजाति का झोपड़ी नुमा घर क्या कहलाता है, तो झाला कहलाता है। यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि झाला क्या है, तो ये झोपड़ी नुमा घर है। फिर है कि इनके यहाँ परिवार की गिनती कुराला यानी चूल्हे से होती है। परिवार की गिनती परैया जनजाति में किससे होती है, तो कुराला से होती है। और कुराला क्या होता है, तो कुराला चूल्हे को कहा जाता है, यानी जितने चूल्हे होंगे उतने परिवार होंगे। जितना चूल्हा जलता है उतना ही परिवार माना जाता है। हर परिवार का अपना अलग चूल्हा होता है, इस वजह से परिवार की गिनती जो वो चूल्हे से की जाती है। फिर है कि नातेदारी व्यवस्था जो इनमें है वो पारी में विभाजित है। नातेदारी व्यवस्था विभाजित है और किसमें विभाजित है, तो पारी में विभाजित है। और ये जो पारी में विभाजित है ये कितने भाग में बटा हुआ है, तो ये 2 भाग में बटा हुआ है। नातेदारी पारी में विभाजित है और ये 2 भागों में बटा हुआ है, धयानिया और सनाही। अब ये धयानिया और सनाही क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो धयानिया है उसका संबंध जो है जन्म से जुड़ा होता है। जो जन्म से जुड़ा हुआ संबंध है उसे धयानिया संबंध कहा जाता है और इसके जो सदस्य हैं उसे कुल कुटुंब कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धयानिया का संबंध धयानिया संबंध कैसे बनता है, तो जन्म से जुड़े जो होते हैं, जो सदस्य होते हैं जो जन्म से जुड़े होते हैं उसे धयानिया संबंध कहा जाता है और इसके जो सदस्य हैं उन सदस्यों को कुल कुटुंब कहते हैं, कुल कुटुंब। अब हम जानेंगे इसके सनाही जो भाग है उसके बारे में।
सनाही जो संबंध है वो शादी के द्वारा बनते हैं, यानी कि जब शादी विवाह होता है तो उसके द्वारा जो संबंध बनते हैं उसे सनाही संबंध के नाम से जाना जाता है। और इसके सदस्य जो होते हैं उसे हित कुटुंब कहा जाता है। सनाही संबंध क्या है? ये शादी होने के बाद जो संबंध बनता है और जो सदस्य शादी के बाद जुड़ते हैं एक दूसरे से, तो वो जो सदस्य होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे हित कुटुंब कहलाते हैं। अब है कि परहिया का जो दृढ़ विश्वास है, तो किस चीज पे परहिया जनजाति का दृढ़ विश्वास है? तो इनका ये दृढ़ विश्वास है कि इनका पूरा जीवन अलौकिक शक्तियों के द्वारा संचालित और नियंत्रित होता है। इनका ये दृढ़ विश्वास है, ये पूरी तरह से इनको ये विश्वास है कि इनका जो पूरा जीवन है वो अलौकिक शक्तियों के द्वारा ही संचालित और नियंत्रित होता है। अब है इनके प्रमुख देवी देवता। तो प्रमुख देवी में ये धरती देवी की पूजा करते हैं और देवता में ये सिंगबोंगा की पूजा करते हैं। साथ ही ये चंडी, द्वारपाल, बघौत आदि देवी देवता की भी पूजा ये करते हैं परहिया जनजाति के लोग। अब है इनकी ये पूर्वज पूजा पर भी यकीन रखते हैं और ये पूर्वज पूजा भी बहुत प्रचलित है इनमें पूर्वज पूजा। और इनका जो पूर्वज पूजा है वो मुआ पूजा के नाम से जाना जाता है। पूर्वज पूजा क्या कहलाता है? तो मुआ पूजा कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मुआ पूजा किस जनजाति में प्रचलित है? तो मुआ पूजा जो है वो परहिया जनजाति में प्रचलित है। और ये मुआ पूजा क्या होता है? तो ये पूर्वजों की पूजा होती है मुआ पूजा, और इसका विशेष महत्व है परहिया जनजाति में। अब है कि इनके धार्मिक प्रधान। तो धार्मिक प्रधान जो है वो बैगा कहलाता है। परहिया जनजाति का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? तो ये बैगा कहलाता है। अब है कि कुछ गांव में बैगा के अलावे देवरा भी होता है। धार्मिक प्रधान तो बैगा होते ही हैं, लेकिन परहिया जनजाति के कुछ गांवों में बैगा के अलावे देवरा भी होते हैं। तो ये जो देवरा होते हैं इनका क्या काम होता है? तो ये जो देवरा होते हैं इनका क्या कार्य है? तो इनका कार्य है गोहेल में प्रेतात्मा, डरहा एवं डाकिन का उपशमन करना ताकि अच्छी फसल हो सके। यानी ये भूत प्रेत, जादू टोना आदि चीजों पे ये विश्वास करते हैं और इसी की वजह से ये प्रेत आत्मा, डरहा, डाकिन आदि को खुश करने का काम करते हैं। और इसकी जिम्मेवारी किसके ऊपर है? तो ये देवरा के ऊपर है। और ये गौहेल में प्रेतात्मा, डरहा और डाकिन का उपशमन यानी उनकी पूजा करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं। किस लिए? इसलिए उनको प्रसन्न करते हैं ताकि वे प्रसन्न रहें और उनके गांव पर किसी तरह की किसी तरह का बुरा प्रभाव ना पड़े और उनकी जो फसल है वो अच्छे से हो सके। तो देवरा का कार्य है भूत आत्मा, प्रेत आत्मा, डरहा, डाकिन आदि सभी को कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, प्रसन्न करना, उनका पूजा पाठ करना। अब है कि मुख्य धार्मिक स्थल। जो परहिया जनजाति है उसके मुख्य धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं? तो डिहवार थान और देवी थान। डिहवार थान, देवी थान ये सभी जो है ये परहिया जनजाति के मुख्य धार्मिक स्थल होते हैं। मुख्य धार्मिक स्थल होते हैं डिहवार थान और देवी थान। इसके बाद है कि गृह देवता या कुल देवता। परहिया जनजाति में जो गृह देवता या कुल देवता होते हैं उनका निवास कहाँ होता है? तो उनका निवास होता है कि जो परहिया जनजाति के खूंट के जो मुखिया होते हैं या उनके नातेदारी के जो सबसे वरीय सदस्य होते हैं उनके घरों में ही जो गृह देवता या कुल देवता को स्थित किया जाता है। अब है इनका मुख्य पर्व। मुख्य पर्व इनका क्या है? तो सरहुल, करमा, जितिया, सोहराई, फागु, रामनवमी, लंकारी आदि ये मुख्य पर्व हैं परहिया जनजाति के। तो ये थी परहिया जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण बातें जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और मैंने कोशिश की है उन सारे तथ्यों को यहाँ शामिल करने की। और ऐसा प्रयास है मेरा कि कोई भी तथ्य यहाँ छूटे ना। और अगर किसी तरह से कोई तथ्य अगर मुझे छूटता है और आपको इसके अलावा भी कुछ जानकारी होती तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं ताकि मैं भी इससे अपडेट हो सकूं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।